किसानों की बात के लिए सीधे प्रधानमंत्री जी को भी सही और नेक सलाह देने का जो मादा रखते हैं, जिन्होंने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व का आज खारिया की इस धरती पर अभिनंदन करने का बहुत पावन सौभाग्य हम सबके बीच में है। और निश्चित रूप से सुचिता जिनके जीवन में, ईमानदारी सिद्धांत जिनके जीवन में है, उसके एक पर्याय है आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब। मैं अभी हाल में जोधपुर आया था, अच्छा कार्यक्रम था, पढ़े लिखे लोगों का कार्यक्रम था। उसके 10 दिन बाद ही प्रमला जी ने कहा कि हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर बहुत गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर नहीं होगा, आप आ जाओ, लोग चाहते हैं। तो मैं आजकल आप समझिए कि बेरोज़गार हूँ, चूँकि मैं गवर्नरशिप को तो मैंने घर पे रख दिया कि जब कहेंगे छोड़ दूंगा। तो आजकल मैं किसानों में कहीं भी बुलाया जाऊं फौरन भाग के जाता हूं। तो मैंने कहा कुछ तो मिलेंगे ही, लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रमिला जी की कि मैं जोधपुर एयरपोर्ट से यहाँ तक जितनी आपकी सभा है इतने ही लोग जगह जगह मुझे मिले, उन महानुभावों के दर्शन हुए और मेरा हौसला बढ़ा। मैं यहाँ इसलिए भी आया कि जिन परिस्थितियों में प्रमिला जी काम कर रही हैं, उन परिस्थितियों में मैंने अपनी माँ को देखा है। और यहाँ आना एक तरह से मेरा अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना है, चूँकि वो मैं 2 साल का था और वो सिर्फ 32 साल की थी जब विधवा हो गई थी। और हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि 13वीं के दिन अगर परिवार में देवर जेठ कोई खाली होता है तो वो उसके साथ रहने का निर्णय ले सकती हैं। तो उनको कहा गया, हमारे मामा ने भी कहा, चाचा ताऊ ने कहा, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, मैं अपने बेटे को बड़ा करूंगी। और उन्होंने पूरे त्याग के साथ मुझे पढ़ाया। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। तो प्रमिला जी, आपके कार्यक्रम में आके मैं एक तरह से अपनी माता जी को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मित्रों, इस समय ये जो समय चल रहा है देश में, ये मेहनतकश लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सख्त समय है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, मेहनतकश लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, किसानों को उनका दाम नहीं मिल रहा। मैं अभी कंडेला एक जगह है जींद में, जहां सबसे मिलिटेंट किसान यूनियन है, उन्होंने मुझे बुला के, और लगभग 100 खापों के लोग आए हुए थे, उन्होंने किसान रत्न की उपाधि दी। मैंने हाथ जोड़ के उन्हें कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं वापस करता हूं उनके लिए जो दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक पड़े रहे। और वो जो बॉर्डर पे पड़े थे वो देखने में किसान लगते थे, लेकिन मुझे पता था, मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा कि आप गलत फहमी में हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं, इनकी बात 40-40 गांव की पंचायत में सुनी जाती है। दिल्ली में ये रवैया था कि नहीं, उठ के चले जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे ये। और एक गलती मत करना, इन पे ताकत का इस्तेमाल मत करना। और दूसरे, इनको खाली हाथ मत भेजना, कुछ ले दे के निपटा दो। लेकिन उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई, जो देर से आई, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में इनके मंत्री पिटने लगे। स्मृति ईरानी को तो 2 कोस तक भगाया लोगों ने, तब वो बिल वापस हुए। और अभी भी मैं यहाँ बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, मेरी तसल्ली नहीं है कि किसानों की बात पूरी तरह मानी जाएगी, दोबारा भी लड़ना पड़ सकता है। चूँकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बची हुई है वो है एमएसपी। एमएसपी अगर नहीं है तो किसान का गुजारा नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इस दाम से नीचे हम नहीं गिरने देंगे। मैं
बीजेपी का घोषणा पत्र जो पिछले इलेक्शन का था, उसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्शन था वो मैंने लिखा था। तो जब मैं उसको लिख रहा था तो मैंने उसमें स्वामीनाथन, मैंने अपने 2-3 लोगों से, जिनमें से एक वो थे सांवरलाल जी, उनको फोन करके कहा कि मैं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो ये लिखना चाहता हूं, लेकिन ये बात मानी नहीं जाएगी पार्टी में। तो सांवरलाल जी ने जो कहा मैं भूलता नहीं हूं। उन्होंने कहा चौधरी साहब ये कलम आपको रोज नहीं मिलेगी, आप लिख दो, मनवा तो हम सड़क पे बैठ कर लेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 6 साल में देश में कहीं भी कोई किसानों की लड़ाई हुई, उसमें बिना पढ़े लिखे किसान भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश की बात करते थे। वो समझ गए कि लड़ाई कहाँ है। मैं बात यहाँ शिक्षा की करने आया हूँ, समाज के उत्थान की करने आया हूँ। मैं गलत लाइन पे चला गया, पर वो मेरी लाइन है, मैं क्या करूँ, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। और ये जो दाम का सवाल है किसानों की फसल के, ये आज पैदा नहीं हुआ है, ये चौधरी छोटू राम इसको पैदा कर गए थे। वो गए थे अंग्रेज वायसराय से मिलने, वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, हमको गेहूं की जरूरत पड़ेगी फौज के लिए। चौधरी साहब ने कहा जितना गेहूं चाहिए, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, मिल जाएगा। तो वायसराय ने कहा कि मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। तो छोटू राम जी ने कहा कि नहीं, गेहूं तो मिल जाएगा, लेकिन दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूंगा, और हम गेहूं 7 रुपए मन से कम पे नहीं देंगे। वायसराय ने बड़े घमंड से कहा कि मैं फौज भेज के उठवा लूंगा। चौधरी साहब ने कहा मैं कार से लाहौर जा रहा हूं, अभी कहता हुआ चला जाऊंगा, किसानों को खेत में खड़ा जला देंगे, एक दाना नहीं देंगे आपको, भेज लेना, कहां फौज भेजोगे। तो वायसराय डिमोरलाइज हुए और उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा नाड़ी है, ऐसे ऐसे कह गया। तो उसने कहा जी ऐसा है, इससे मत अटको, अगर ये कह देगा तो गेहूं खेत में जल जाएगा, लिहाजा कुछ इस समझौता कर लो बीच का। फिर 7 रुपए मन पे गेहूं लेना पड़ा अंग्रेज को, लेकिन लड़ाई वहीं रुकी हुई है कि दाम वायसराय तय करेगा कि किसान तय करेंगे। अगर हम एकता के साथ, जैसी एकता हमने किसान आंदोलन में दिखाई है, उसके साथ खड़े रहे तो दाम फिर हम तय करेंगे, फिर दाम वायसराय नहीं तय करेगा। मैं ये सब्जेक्ट आज का नहीं था और मुझे कई लोगों ने सलाह भी दी थी कि तुम मानते नहीं हो, तुम फिर यही बोलोगे। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं प्रमिला जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मैं लड़कियों की शिक्षा पे बोलूँगा, पढ़ाई पे बोलूँगा, लेकिन मैं बहक गया, अब क्या कर सकता हूँ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम तो इन बच्चियों को पैदा भी नहीं होने देना चाहते। अगर हमारा बस चले तो पैदा नहीं होंगी ये, लेकिन जब ये पैदा होती हैं तो ये आगे बढ़ती हैं। मेडल भी आप, मैं गवर्नर था बिहार में, मैं कई यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गया, एक में गया उसमें 29 मेडल थे, एक कम 30, उनमें 9 लड़कों के थे और 20 लड़कियों के थे। तो मैंने उन लड़कों को कहा, मैं कभी एक बात बताओ, तुम तो खाना भी नहीं बनाना जानते, तुम क्या करोगे? चूंकि कुश्ती में भी इन्हीं का मेडल है, मुक्केबाजी में भी इन्हीं का मेडल है, टेनिस में भी इन्हीं का मेडल है, तो कुछ शर्म खाओ, कुछ करो। और ये फैक्ट है कि आप अपनी बच्चियों को अगर आगे भेजोगे तो वो आगे ही रहेंगी हर चीज़ में। और एक बात और बता सकता हूँ, जब मैं मिनिस्टर था तो मेरी एक पीएस थी शीला सांगवान करके, जनरल सांगवान थे उनकी बेटी, उसकी इतनी दहशत थी कि मिनिस्टर भी उससे सिफारिश करते हुए डरते थे। लड़की जब अफसर बनती है तो भ्रष्टाचार भी नहीं होता है, ईमानदारी के साथ काम करती है। एक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण था
जब मैं मिनिस्ट्री से हट गया और वो शीला सांगवान अपने डिपार्टमेंट में कहीं ऊपर चली गई, तो मुझे बंसीलाल जी के बेटे का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सतपाल जी एक हमारा काम अटक गया। मैं क्या हुआ? कहने लगे आपकी पीएस थी शीला सांगवान, वो मंत्री का भी नहीं मान रही है, आप कह दोगे तो मान लेंगी। जिंदल का कोई मामला अटका हुआ था, जो जिंदल स्टील वाले हैं। मैंने कहा साहब मेरे पे तो उसका नंबर भी नहीं, मेरी बात नहीं होती, पर जब आप कह रहे हो तो मैंने शीला जी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बंसीलाल जी के बेटे का फ़ोन आया था, तो बोली उसका नंबर दे दो, मैं बात कर लूँगी। तो शीला जी ने उसकी मदद कर दी और वो दोनों, जिंदल और बंसीलाल जी का बेटा, दोनों मुझे शुक्रिया अदा करने आ रहे थे दिल्ली हेलीकॉप्टर से, और पानीपत के बराबर में उनका क्रैश हो गया, दोनों की डेथ हो गई। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आई एम प्राउड कि शीला सांगवान ऐसी लड़की थी कि जिसको मंत्री बारिश करते हुए डरते थे, न्यायप्रिय, सही काम करती थी। ये जो तुम्हारा टी सीरीज वाला है, इसको नोएडा से गिरफ्तार करके लाई थी हथकड़ी लगा के, ये चोरी कर रहा था टैक्स की। निजामुद्दीन के पुल पे प्रणब मुखर्जी का फोन गया कि देखो शीला तुम किसी का नहीं मान रही हो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इसको छोड़ दो। तो उसने निजामुद्दीन के पुल पे टी सीरीज वाले को सड़क पे उतारा। तो लड़कियां जब अफसर बनती हैं तो उनका टेरर होता है, और मैं एक मामला नहीं 20 मामले कोट कर सकता हूं कि उनके यहाँ बेईमानी नहीं चलती है। ये जो लड़के होते हैं ये जल्दी अपने काम पे लग जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, रिश्वत कमाने लगते हैं, फिर कोठी का सोचते हैं, कार का सोचते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ सम्मान का सोचती है। तो मैं ये कहूँगा कि इनको पढ़ाओ। आप पे क्या है? आप पे तो सड़ी हुई हवेली भी नहीं है कि उनको नया करके होटल कर लोगे। आप पे तो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो जो रजवाड़े आपको शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, वो तुम्हारी बेटी को सलाम किया करेंगे। तो उसको इस लायक बनाओ कि वो आगे बढ़े और समाज के जो सेक्शन आपको नहीं मानते थे वो माने। मैं एक मिसाल सब जगह देता हूं। लीबिया का एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। लीबिया में 6-7 साल पहले की बात है, विद्रोह हो गया, विद्रोहियों ने उसको मार दिया, और मारने के बाद विद्रोही उसके दफ्तर में पहुंचे तो वहां उन लोगों को एक डायरी मिली। उस डायरी में जो लिखा हुआ था वो आपको बयान करूंगा। वो था अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी उस वक्त, उस लड़की का नाम था कोंडालीजा राइस। दुबली पतली, शक्ल सूरत में साधारण से भी नीचे, सिर्फ अपनी काबिलियत और पढ़ाई के कारण वो फॉरेन सेक्रेटरी हो गई थी। हिंदुस्तान की तरह नहीं होता कि बिरादरी की वजह से हो जाए या सिफारिश की वजह से हो जाए। तो उस डायरी में लीबिया के तानाशाह ने लिखा है कि मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब ये लिटिल कोंडी, मतलब दुबली पतली कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको उसकी पढ़ाई, उसकी तालीम की वजह से मिली थी। तो आप भी अगर अपनी बच्चियों को पढ़ा देंगे तो पता नहीं किस किस को धमकाएंगी। तो इनके हाथ मजबूत करो, इनको धक्का मत दो कि भाई चलो हाथ पीले कर देते हैं। ये जब चाहे तब इनकी शादी करो, इनको पढ़ाओ, इनको इंटरव्यू में जाने दो, इनको आगे बढ़ने दो, ये बहुत दूर तक जाएंगे। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने तालीम को तवज्जो दी है। हमारे यहां तो तवज्जो आजकल दूसरी चीजों को है। लड़के की शादी में 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, बुढ़ा मर जाता तो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं। भाई वो बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा क्या 40 गांव के लोगों को खाना खिलाने से? उस पे तवज्जो है, तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। और उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में
अमेरिका की तो 10 यूनिवर्सिटी, जिनमें एक एक यूनिवर्सिटी को 100 नोबेल प्राइज मिले। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी को नोबेल प्राइज मिले। हमको तो पूरे देश को 12 प्राइज मिले हैं नोबेल प्राइज, जिनमें 6 उनके हैं जो विदेशी हैं, जो विदेश में रह रहे हिंदुस्तानी। एक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो एजुकेशन पे कोई तवज्जो ही नहीं है। लेकिन जो कौमें इस पे तवज्जो देती हैं वो दुनिया पे राज करती हैं। और मैं सब जगह बताता हूँ, इंग्लैंड में जब बड़ी लड़ाई चल रही थी, जिसको हम वर्ल्ड वार सेकंड कहते हैं, तो बजट पेश हो रहा था। उस बजट में हर चीज में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की गई। ओपोजिशन के लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि शिक्षा की मद में क्यों नहीं कटौती हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुल टूट रहे हैं, वो दोबारा बन जाएंगे, कारखाने फिर लगा लेंगे, सड़क फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई वो दोबारा नहीं आएगी, लिहाजा कोई कटौती नहीं होगी शिक्षा में। तो जिस कौम का ये एटीट्यूड था उसी ने दुनिया पे राज किया। अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। तो उसमें जब बजट पेश होता है तो रिवाज ये है कि 1-2 दिन उस मुद्दे पे बहस होती है, फिर वोट होता है। तो 7-8 ऐसे सवाल थे जिन पे हर साल बहस होती थी और वोट हो जाता था। लेकिन जब से पार्लियामेंट बनी है अभी तक कभी भी शिक्षा के मुद्दे पे पार्लियामेंट में बजट के दौरान बहस नहीं हुई। वहाँ क्या होता है कि 6-7-8 महकमों को इकट्ठा करके और उस पे सिर्फ वोट करा देते हैं, जिसको गिलोटिन कहना, जिसको फांसी देना बोलते हैं। तो शिक्षा को फांसी दी गई और उस पे आज तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। और आज तक जितना बजट होता है उसका 6% से ज़्यादा कभी शिक्षा पे खर्चा नहीं हुआ है। तो जो कौम शिक्षा को इतना नेग्लेक्ट करेंगी वो आगे नहीं बढ़ेंगी। वही आगे बढ़ेंगी जो शिक्षा को, तालीम को तवज्जो देंगी और उसके बजट पे बहस करेंगी, उसके सवालों पे बहस करेंगी, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगी। मैं दिल्ली में था तो 1.5 कमरे के मकान में रहता था जब मैं गवर्नर नहीं हुआ था। अब तो गवर्नर हाउस बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1.5 कमरे के मकान में रहता था। चौधरी साहिबान मुझे मिलके उतरते थे, बद्री जी जैसे, नीचे कहते थे यार क्या है तो 1.5 कमरे का। तो मैं मिनिस्टर भी रह लिया था, 3 बार MP रह लिया था, MLA रह लिया था। ये क्या है यार, इससे 1.5 कमरे का तो मकान ले रहा, हम तो कोठी लिए हुए हैं। लेकिन वो 1.5 कमरे का मकान मेरे आज भी काम आ रहा है। अगर मैं कोठी बनवाए हुए होता तो आज तक ED और इनकम टैक्स वाले मेरे घर पहुंच गए होते, प्रधानमंत्री से लड़ाई मोल लेकर। मैं जब उनसे मिलने गया और मैंने कहा साहब इनका कहना मान लो आप, तो मैं कहना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या कहा, पर उन्होंने ऐसा, छोड़ो सतपाल चले जाएंगे। तो मैंने उन्हें वार्निंग दी कि जाएंगे नहीं है, ये जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। और मैं कहा आप जानते नहीं इनको, जिससे लड़ाई लड़ो उसके बारे में जानकारी कर लो। ये जो सिख लोग हैं ये तो कभी समझौता नहीं करते हैं। इनके तो गुरु के 4 बच्चे, 2 चिनवाए गए, 2 मारे गए, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। और ये भूलते भी नहीं। मिसेस गांधी ने जब तोड़ा अकाल तख्त, उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। मैंने उनको कहा कि साहब वो ऐसा ऐसा पाठ करा रही, क्या मामला, कि मैं पूछूंगा। तो अरुण नेहरू ने कहा कि बुआ आप तो ये सब मानती नहीं थी, क्या मामला है। तो मिसेस गांधी ने कहा, और मैं ईश्वर को साक्षी रख के बता रहा हूं ये बात, उन्होंने कहा कि अरुण तुम इनको जानते नहीं हो, इनका जिसने इनका अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर छुआ है
वो आज तक जिंदा नहीं बचा है, ये मुझे मारेंगे। उनको ये अंदाजा था, उनको मारा, जनरल वैद्या को मारा, जलियांवाले बाग में जो जनरल डायर था उसे लंदन जाके मारा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से सावधान करने की कोशिश की कि इनसे पंगा नहीं लिया जाता, और ये हमारे वाले, ये तो हर तीसरे साल लाल किले पे खड़े रहते थे भरतपुर से आके। ये मैं कहा ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ले दे के इनको उठा दो, और दो काम मत करना, इन पे ताकत मत इस्तेमाल करना, और दूसरे इनको इग्नोर मत करना। ये भूलते भी नहीं हैं, 300 साल नहीं भूलते हैं। वो बात उन्होंने मानी, अपने दोस्तों को कहा कि भाई सही कह रहा था, हमको शुरू में मानना चाहिए था। मैं ये जो तालीम वाली बात है इसको फिर दोहराता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया है लाइब्रेरी वाली बात करके भी, और बच्चियों को पढ़ाने का, इनको वजीफे दो जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, और उनको आगे बढ़ाओ। एक लड़की जब पढ़ती है, एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, पूरे परिवार में एजुकेशन आती है, तो उसको आप पढ़ाएं। शिक्षा के अलावा हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है। हम पे तो बताया मैंने, वो सड़ी हुई हवेलियां भी नहीं हैं कि जिनमें हम बैंक से पैसे लेके लगा के और टूरिस्ट रिजॉर्ट बना देंगे। हम पे तो ज़मीनें भी नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। तो ये एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। अगर हमने बच्चों को अपने तालीम दे दी तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरे में जो शहीद हुए हैं, मैं आ रहा था तब एक गांव पड़ता है आपके यहाँ, क्या था वो जी, खामटा। उस गांव के कई सौ लोग फौज में हैं, और मैं सब जगह बोलता हूँ कि क्या करते हो, क्यों जाते हो भाई हरिद्वार? तीर्थ करना है तो खामटा जाओ, तीर्थ करना है तो झुंझुनू के गांव में जाओ, हर गांव में जहाँ शहीद की प्रतिमा लगी हुई है, और गांव के अंदर एक बेवा बैठी है अपने बच्चे को पाल रही है, ये हैं तीर्थ स्थान। इनको इग्नोर करोगे और वहाँ पंडों को पैसे दे आओगे, ये काम बंद करो। मैं खामटा वालों को कह के आया हूँ, को मुझे पता नहीं था, मैं तो अच्छा उनके यहाँ एक बात और देखिए आप जाके, एक मूर्ति वीर तेजा जी की लगी हुई है और एक मूर्ति शहीद की लगी हुई है, और शहीद की सिर्फ एक मूर्ति लगी है, शहीद वहाँ कई हुए हैं गांव के। तो ये जो अपने जो शहीद हैं, इनके परिवार हैं, इनकी मदद करिए। मेरे यहाँ तो एक ऐसा गांव है बुलंदशहर में जिसमें 2 सगे भाइयों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था वर्ल्ड वार सेकेंड में। एक से एक बहादुर आदमी हमारा पड़ा हुआ है, फौज में जाता है, लड़ता। मैं तो जब कश्मीर का गवर्नर था तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था जब मैं देखता था कि पत्थरबाज जो हमारे सिपाहियों को पीटते चले जाते हैं और वो बेचारे पिटते हैं। तो मैंने एक दिन बुलाया सबको, मैं क्या है भाई कि साहब क्या करें, वो महबूबा केस करा देती है हम पे। मैं कहा मैं हूँ, महबूबा नहीं है, पलट के गोली मार देना, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उसके बाद से कोई पत्थरबाजी वहाँ नहीं हुई है, नई भर्ती बंद हो गई। जो लोग इनको मदद करते थे टेररिस्ट को, मैंने आइडेंटिफाई करा के 250 लोग श्रीनगर के, चूंकि उनके बिना अब टेररिस्ट कोई होटल में तो ठहरेगा नहीं, वही ठहराते थे, वही मदद करते थे। मैंने पुलिस कहा कि उनको आइडेंटिफाई करके उठाइए और उनको यूपी की जेलों में भेजिए। और आप मेरा यकीन करोगे, डीजी ने मुझे बताया कि जब यूपी की जेल में ये उतरते थे तो भू भू करके रोते थे, चूंकि अंदर वो जेल में जो यूपी के क्रिमिनल थे वो इनको ठोकते थे। तो नई भर्ती बिल्कुल बंद हो गई थी, और मेरे रहते तो शहर में कोई वारदात भी नहीं होती थी। अब कुछ होने लगी थोड़ी बहुत। जिस दिन 370 हटाई है, उस दिन मैं शाम को जब बताया अपने चीफ सेक्रेटरी को कि सुबह चिट्ठी भेजनी है होम मिनिस्टर को अपनी तरफ से सिफारिश करते हुए कि ये हटा रहे हैं हम,
तो बोला साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी मरा था तो 150 लोग मर गए थे, ये तो थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे। मैंने कहा ये कुछ नहीं करेंगे, कुत्ता भी नहीं भौंकने का। और वही हुआ, 3 चीफ मिनिस्टर, कई बार के चीफ मिनिस्टर शाम को उठा के बंद कर दिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और उस मुद्दे पे 370 पे अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए करने की। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो हमारे फसल का दाम है, इसमें अवेयरनेस तो बहुत आई है किसानों में, लेकिन पूरी चीज को समझे नहीं है अभी भी कि ये क्यों ये एमएसपी क्यों लागू होनी चाहिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में खाना खा के हम टहलने निकलते थे 2-3 दोस्त, तो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। उस कब्रिस्तान में एक कव्वाल इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पे कव्वाली गाया करता था, हम बैठ जाते थे सुनने। तो वो उस कव्वाली में 2 लाइन उसकी आती थी कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग। खंजर माने जो चाकू होता है मारने का, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए बोल रहा है। तो हमारा जो किसानों का कत्ल होता है दाम के मामले में, वो ऐसे ही होता है। हम बोने चलते हैं एक दाम होता है, काटने चलते हैं तो 500 रुपये कम आ जाता 3 महीने में। ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म है ये। जब हम इसको समझ लेंगे और रोक देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं फिर कहूंगा आपसे कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये दोबारा छिड़ सकती है दाम की लड़ाई। इसको पकड़े रहना, इसको छोड़ना नहीं है। मैं तो ये तय किया है कि गवर्नरशिप छोड़ते ही पूरे देश में किसानों में जाऊंगा और उनको ये कहूंगा कि अपना राज मांगना छोड़ो, ऐसा करो जो तुमसे लोग मांगें। अपनी सरकारें बनाओ ताकि तुमसे लोग मांगें। और ये अवेयरनेस अब लोगों में आ रही है। हमारे जो जिले हैं, जिस जिले से मैं आता हूं, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक, किसी गांव में कोई मिनिस्टर नहीं घुस पाया इन चुनावों में। और ये जो अपनी क्या नाम है इनका, स्मृति ईरानी, इसको तो 3 कोस तक दौड़ाया लोगों ने, कोई घुस नहीं पाया। ये एटीट्यूड जब कर लोगे तो तुम्हारी सारी बातें मानेंगी। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि लेने से तख्त तो ताज मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो लेने लायक बनो, देने लायक बनो, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हो सकता है दोबारा भी आऊँ आपके बीच में। जब ये लड़ाई छिड़ेगी तो मैं सब जगह घूमूंगा और किसानों को कहूँगा कि इसमें कूद पड़ना है। प्रधानमंत्री का एक दोस्त है, अडानी उसका नाम है, उसने पानीपत में 500 एकड़ में गोदाम बनवाए, इसलिए कि सस्ता अनाज जब बिकेगा तो खरीद के डाल दूंगा और महंगा होगा तब बेचूंगा। किसानों ने भी तय कर लिया है कि हम साले गोदामों को फूंक देंगे, लेकिन ये होने नहीं देंगे। अंबानी के सारे टावर पंजाब में फूंक दिए किसानों ने। तो ये लड़ाई शक्ल ले रही है। मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने हित को समझें, इकट्ठा रहें। आपकी दिक्कत ये कि इकट्ठा नहीं रह सकते आप। आपके बारे में उसने, जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसने ये भी लिखा है कि जो किसान कौमें हैं ये अपने भाई के साथ भी नहीं बैठ सकती, अपने दुश्मन के जूतियों में बैठेगी, भाई के सिंहासन पे भी नहीं बैठेगी। तो अब आपस में मिलजुल के रहना सीखो, लड़ो मत। और लड़ो तो उससे लड़ो जिससे आपकी लड़ाई है। मैं बहुत लंबा कर गया, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को तालीम दो। खास तौर से लड़के तो हैं, गिरते पड़ते खा कमा लेंगे। जब बद्री जी जैसे आदमी इतने बड़े हो गए तो वो भी हो जाएंगे। तो लेकिन इन लड़कियों को जरूर पढ़ाओ, इनको बढ़िया से बढ़िया जगह पढ़ाओ।
ये 3 पीढ़ी सुधारेंगी अपनी, और इनमें वो सारी सलाहियत, वो सारी काबिलियत है कि जिससे इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं आपके यहाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर आना पड़ेगा, आऊँगा, क्योंकि गवर्नरशिप तो मेरी 6-7 महीने की है, नहीं भी होगी तो किसानों की लड़ाई छिड़ जाएगी, तो मैं साली को छोड़ के और इसमें कूद पड़ूंगा और आपके यहाँ फिर आऊँगा आपको जगाने के लिए। तो अच्छा ये है कि आप खुद ही जाग जाएं, और इस लड़ाई में जो बुजुर्ग बैठे हैं बढ़िया बढ़िया साफे बांधे हुए, ये हमारी शान है। हम इनको नहीं चाहते कि कुछ हो, लेकिन अगर लड़ाई छिड़े तो इनको छोड़ाना धरने पे, कि तब उठा के ले जाएंगे जब बात मन जाएगी। ये जान दे देंगे तो सरकार घुटनों के बल तुम्हारी बात मानने के लिए आएगी। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी डर लग रहा था, गर्मी के दिन है, 36 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे इनकी क्षमता पे यकीन था प्रमिला जी के। जब मैं दिल्ली से यहाँ जोधपुर से यहाँ आया तो कोई गांव नहीं था जिसके बाहर इनके लोग स्वागत के लिए नहीं थे। उसी से पता चल जाता है कि किसने क्या काम कर रखा है। इन्होंने इतना काम कर रखा है लोगों में कि इनकी इज्जत लोग नहीं बिगड़ने देंगे, ये मुझे कल भरोसा था। और सुबह जब मैंने यहाँ राउंड मारा और देखा कि आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए, तो मुझे भरोसा हुआ कि इनकी इज्जत आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बेटे मैं ये कहूँगा कि किसी से मत डरना, ऐसे ही काम करते रहना इनके, और इनके काम करते रहोगे, इनका हौसला रखोगे, तो आपके पास उतनी ताकत है जितनी बादशाहों के पास होती है। ये आपकी फौज है, ये आपके लोग हैं, इनके सहारे आप किसी से भी टकरा सकती हो। तो यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं भी इस लड़ाई को बीच में छोड़ने वाला नहीं। मैं इसमें लगा रहूँगा, पूरे देश में घूमूंगा, इसको नए सिरे से खड़ी करूँगा, और किसानों की अल्टीमेट जीत करा के तब घर पे बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।